नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एआईबी 19 के पर्पज़ से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप 2-3 बार ये वीडियो देखिएगा, आपको क्वेश्चन लगभग रट जाएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण प्रयोजन है। आप तब तक आंसर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाले किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। बी ऑप्शन, अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा का ज्ञात हो। सी ऑप्शन, अभियुक्त को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों का ज्ञान हो। और डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। आप एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर हो जाए ए, यानी सीआरपीसी की धारा 313 में बताया गया है कि अभियुक्त का परीक्षण और उसका जो अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाले किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अभियुक्त को उसकी सहमति से शपथ दिला सकता है। बी ऑप्शन, अभियुक्त को शपथ दिलाने हेतु आबाद है। और सी ऑप्शन, अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता। डी ऑप्शन, अभियुक्त को उत्तर देने से इनकार करने या उसके मिथ्या उत्तर देने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर उसे दंडित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपको देना है। फिर से पूरे ऑप्शन नहीं आ पा रहे। क्वेश्चन ये है कि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय अभियुक्त को उसकी क्या कर सकता है। तो अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय क्या कर सकता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता, क्योंकि सीआरपीसी 1973 की धारा 313 में बताया गया है कि अभियुक्त यानी एक्यूज्ड का अगर एग्जामिनेशन किया जाता है या परीक्षण करते हुए ना तो उसे कोई शपथ दिलाई जाएगी और ना ही कोई उत्तर देने से इनकार करने या झूठा उत्तर देने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई से दंडित कर सकता है। इसीलिए विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक्यूज्ड से पूछा जाता है कि आपने अपराध किया है, तो वो कहता नहीं। तो अगर मिथ्या उत्तर देता है तो भी उसको ये नहीं मजबूर किया जाए कि आप जो है अपना जुर्म स्वीकार कर लिए। वो तो एविडेंस के आधार पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। जो भी पनिशमेंट होगा उसके जो है एक्यूज्ड यानी दंड साक्ष्य, एविडेंस और परिस्थितियों के अनुसार ही उसको दंडित किया जाएगा। वो यस कहे या नो कहे या जुर्म स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 संबंधित है। तो 13 धारा किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है विवाह विच्छेद से, बी ऑप्शन है न्यायिक पृथक्करण से, सी ऑप्शन है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से और डी ऑप्शन है सप्तपदी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, विवाह विच्छेद से। विवाह विच्छेद की धारा 13 है। अगर बात करें कि न्यायिक पृथक्करण की धारा क्या है, तो न्यायिक पृथक्करण की धारा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 10 में समझाया गया है, बताया गया है कि किन किन आधारों पर न्यायिक पृथक्करण कर सकते हैं। और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, इसको धारा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 में बताया गया है। जब केस फाइल किया जाता है इसे रुखसती के नाम से भी जानते हैं, यानी विदाई का मुकदमा के नाम से भी इसको जानते हैं। सप्तसदी यानी ये धारा 7 में समझाया गया है। सप्तपदी का मतलब ये होता है कि अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर के विवाह करना। तो अग्निदेव को साक्ष्य मान कर के विवाह करना, ये सप्तसदी हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, आपको बताना है कौन जो युग्म है सुमेलित नहीं है। शून्य विवाह क्या धारा 11 में बताया गया है, क्या धारा 11 में नहीं बताया गया है, ये आपको बताना है। शून्यकर्णी विवाह क्या धारा 12 में नहीं बताया गया है, आपको बताना है। विवाह का रजिस्ट्रीकरण क्या धारा 8 में नहीं बताया गया। और पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद धारा 13 का।
तो इसमें नहीं का ध्यान रखना है, स्टूडेंट को हमेशा ये छोटा सा शब्द नोटिस रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद जो बताया गया है वो सेक्शन 13B में बताया गया है। क्योंकि अगर सेक्शन 13 का कोई मुकदमा डालता है तो मजिस्ट्रेट साहब तो उसको तुरंत कहते हैं कि जाइए सेक्शन 13B पे पहले बात करिए जाके। जब यानी 13B का मतलब ये है सुलह समझौता के लिए जाइए और बात करिए जाके। जब वहाँ से बात नहीं बनती तो फिर तुरंत सेक्शन 13 में आ जाते हैं। सेक्शन 13 यानी तलाक के मुकदमे में आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जज साहब तो यही कह देते हैं कि आप तुरंत जाके सुलह समझौता करिए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छी बात है अगर दो लोगों के बीच सुलह समझौता हो जाता है, दोनों का जीवन जो है सुखमय से व्यतीत होने लगता है तो बहुत अच्छी बात है और ये इसमें और अच्छे से पहल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाता है तो कहाँ पर लिया जाता है? ए ऑप्शन शपथ पर, बी ऑप्शन शपथ पर नहीं, सी ऑप्शन न्यायालय के विवेकानुसार या तो शपथ पर या बिना शपथ पर, और डी ऑप्शन या तो शपथ पर या विवेकानुसार बिना शपथ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शपथ पर नहीं लिया जाता। क्योंकि सीआरपीसी की धारा 313 के सब क्लास 2 में बताया गया है कि अभियुक्त की जो परीक्षा की जाती है उससे कोई शपथ नहीं, उसकी जो है शपथ पर जो है उसके बयान नहीं लिए जाएंगे। और उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है, यानी परीक्षण का जो प्रावधान है 313 के क्लास 1 में है और उसका जो बयान लिया जाएगा शपथ पर नहीं लिया जाएगा एक्यूज्ड का, अभियुक्त का। और ये बात बताई गई धारा 313 के क्लास 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मामला समन, यहाँ पर थोड़ा सा चलिए इसको समन लिख लीजिए सॉरी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मामला समन विचारण का है या वारंट विचारण का है, सीआरपीसी 1973 की धारा 313 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है। आप देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें जो नहीं है उसको आपको नोटिस करना है। ए ऑप्शन है, जब अभियुक्त की परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। बी ऑप्शन, अभियुक्त प्रश्नों का मिथ्या उत्तर देने पर दंडनीय हो जाएगा या दंडित किया जाएगा। सी ऑप्शन है, समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी में अभिमुक्ति दे दी है वहां उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्त दे सकता है। और डी ऑप्शन, न्यायालय सुसंगत प्रश्न तैयार करने में प्रतिरक्षा काउंसिल की सहायता ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभियुक्त प्रश्नों का मिथ्या यानी गलत उत्तर देता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ये बात बताई गई है सीआरपीसी की धारा 313 के क्लास 3 में। क्योंकि अगर अभियुक्त यानी एक्यूज्ड प्रश्नों का उत्तर देने से अगर इनकार कर दे या गलत उत्तर दे तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। उसे वो तो अपने बचाव में कुछ भी उत्तर दे, आपको एविडेंस के आधार पर, तथ्य यानी फैक्ट के सबूत के आधार पर डिसीजन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री पारित होने पर डिक्री का निष्पादन की प्रक्रिया दी गई है। तो डिक्री के निष्पादन की प्रक्रिया कहाँ दी गई है ये आपको बताना है। यानी सेक्शन 9 का मुकदमा अगर कोई जीत जाता है, रुखसती का मुकदमा जीत जाता है तो उसको कहाँ पर जो है उसका निष्पादन कहाँ पर कराएगा, किस धारा के तहत, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 15 में, बी ऑप्शन, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 20 में, सी ऑप्शन, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 23 में, और डी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 32 एवं 33 में। सबसे
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीपीसी ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीपीसी टफ सब्जेक्ट है और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको बताना है कहाँ पर निष्पादन कराएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 32 एवं 33 में प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई रुखसती का मुकदमा है या सेक्शन 9 का मुकदमा है तो उसके आदेश की डिक्री को निष्पादित कहाँ कराया जाएगा, तो आदेश 21 नियम 32 एवं 33 में। नेक्स्ट, पति के विरुद्ध पारित दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के निष्पादन न्यायालय क्या आदेश कर सकेगा? ए ऑप्शन सिविल कारागार में निरुद्धि का, बी ऑप्शन कुर्की का, डी ऑप्शन ए और बी दोनों का, डी ऑप्शन केवल गिरफ्तारी का। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकता है, कुर्की का आर्डर भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्या कोई अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है यदि वह स्वप्रेरणा से लिखित आवेदन दे, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन सत्र न्यायालय की अनुमति से और डी ऑप्शन उच्च न्यायालय की अनुमति से। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सीआरपीसी 1973 की धारा 315 के क्लास 1 में बताया गया है कि अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है, यानी कैपेबल एविडेंस हो सकता है। अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को ना साबित करने के लिए वह एविडेंस दे सकता है, शपथ पर साक्ष्य दे सकता है और न्यायालय में स्वयं लिखित प्रार्थना पत्र दे दे कि उसे स्वयं जो है गवाह के लिए या साक्ष्य के लिए बुलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है दंड प्रक्रिया की यानी सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत किस धारा में आप बताया गया है, आपको बताना है। अभी आपने देखा, ए ऑप्शन है धारा 312 में, बी ऑप्शन धारा 313 में, सी ऑप्शन है धारा 315 में, डी ऑप्शन है धारा 316 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 313 में। नहीं, इसका बी आंसर नहीं हो जाएगा, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 315 में, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 315 में बताया गया है कि कोई भी अभियुक्त अपने बचाव के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को ना साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह नियम 1955 में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु न्यूनतम समय क्या है? यानी तलाक लेना चाहते हो तो कम से कम कितना समय आपको एक साथ बिताया होना चाहिए? ए ऑप्शन है 3 साल, बी ऑप्शन 5 साल, सी ऑप्शन है 2 साल और डी ऑप्शन है 7 साल। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा अगर आप 14 में जाएंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि तलाक का मुकदमा दायर करने से पहले आपको कम से कम कितने साल साथ में रहना चाहिए, और बहुत अच्छी पहल है। तो ये कम से कम 2 साल साथ में रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शुरुआत में एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या एक दूसरे की आदत में बदलाव नहीं आ पाता एक दूसरे, तो इसलिए कम से कम 2 साल रहो, फिर इसके बाद आइए फिर देखते हैं क्या समस्या है। तो और सेक्शन 14 में ये बात बताई गई है और धारा 13 में तलाक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद का आधार समान हो गए हैं, तो कौन से एक्ट के तहत समान हो गए हैं? यानी न्यायिक पृथक्करण कर लो चाहे तलाक ले लो, किस के तहत जो है ये जोड़ दिया गया है आपको बताना है। ए ऑप्शन है विवाह विधि अधिनियम 1955 के द्वारा, बी ऑप्शन विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, डी ऑप्शन विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन, जहां सत्र न्यायालय को मामला अपने सुपुर्द किया है। जहां सत्र न्यायालय को मामला अपने, एक मिनट क्या शुद्ध है इसका, हाँ ठीक है, जहां सत्र न्यायालय को मामला अपने को सुपुर्द किए जाने के पश्चात भेजे गए अभिलेख में अभिलेख से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला बनता है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया, तो वहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। ए ऑप्शन है, सत्र न्यायालय के पास धारा 319 के प्रक्रम तक इंतजार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। सत्र न्यायालय भेजे गए अभिलेख के आधार पर धारा 193 के अधीन सम्मन जारी कर सकता है। सी ऑप्शन, न्यायालय मामले को उचित कार्रवाई हेतु सुपुर्द करने वाले मजिस्ट्रेट को रिमांड कर सकता है। डी ऑप्शन, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एक आरोप पत्र दाखिल करने हेतु पुलिस को निर्देश दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब भाई कोई व्यक्ति जो है दोषी है या किसी के खिलाफ मामला बनता है तो उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, अगर वहाँ पर जो है फाइल में लिखने में छूट गया है, तो उसको अब न्यायालय क्या कहेगा कि सत्र न्यायालय द्वारा भेजे गए अभिलेख के आधार पर धारा 193 के अधीन सम्मन जारी किया जाएगा कि भाई आप आइए, आप भी इसमें शामिल हैं, आप भी इस मुकदमे में एक कड़ी के तौर पर शामिल हैं और अपनी बात रखिए आगे। अगर सम्मन से नहीं आएगा तो फिर वारंट से भेजा जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय जो है अपने धर्मपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में ये बताया था कि 2003 का ये केस है। केस का नाम फिर से देख लीजिए, धर्मपाल व अन्य, धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य व अन्य 2003 के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि सत्र न्यायालय धारा 193 के अधीन सम्मन जारी कर सकता है, यानी 193 के अधीन उसको सम्मन जारी किया जाएगा और उसे कार्रवाई के लिए धारा 319 के चरण तक पहुंचने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और इसी आशय का निर्णय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने किशन सिंह बनाम बिहार राज्य 1993 में भी दिया था। यानी दो केस इससे संबंधित है, एक धर्मपाल व अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2003 का मामला है और एक जो है किशन सिंह बनाम बिहार राज्य 1993 का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में साक्ष्य उपलब्ध हैं जो अपराध करता है लेकिन उसका नाम आरोप पत्र में अभियुक्त के रूप में उल्लिखित नहीं है, तो ए ऑप्शन है, उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट द्वारा जोड़ा जाएगा। बी ऑप्शन है, उसका नाम इस समय पर नहीं जोड़ा जा सकता। सी ऑप्शन, उसका नाम उच्च न्यायालय द्वारा जोड़ा जा सकता है। डी ऑप्शन, उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट द्वारा जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। ये आपको बताना है कि संज्ञेय अपराध जो है, जो अपराध दो तरह के होते हैं, कॉन्जिबल, नॉन कॉन्जिबल। तो संज्ञेय अपराध कॉन्जिबल ऑफेंस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इस ए ऑप्शन धारा 2A के तहत, बी ऑप्शन धारा 2B के तहत, सी ऑप्शन धारा 2C के तहत, डी ऑप्शन धारा 2D के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 2C के तहत जो है संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। और आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम CRPC 2013 में एक नई धारा 376 IPC 2013 में एक नई धारा 376D जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है। ए ऑप्शन सामूहिक बलात्कार से, डी ऑप्शन हिरासत में बलात्कार से, और सी ऑप्शन लोक सेवक द्वारा बलात्कार से, और डी ऑप्शन अपराधियों का शीघ्र पता लगाना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CRPC 1973 की धारा 320 के अंतर्गत यहाँ पर जारता लिख लीजिए, जारता यानी एडल्ट्री का अपराध जो कि धारा 497 भारतीय दंड विधि में परिभाषित है, समनीय होगा। कहाँ पर उसको जो है ट्रायल किया जाएगा? ए ऑप्शन है उस स्त्री द्वारा, स्त्री के पति द्वारा, स्त्री के निकट संबंधियों द्वारा, स्त्री के पति द्वारा। तो ये हो जाएगा स्त्री के पति द्वारा, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता अगर यहीं पर यहाँ पर 497 में है और CRPC 320 के क्लास 1 में ये बात समझाई गई है जारता के बारे में, जिसे एडल्ट्री के नाम से जानते हैं। और इसे BNS यानी जो हमारे नए कानून बने हैं और 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, तो वहाँ से इसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसके पहले एक केस था जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, 2018 का मामला था। केस का नाम फिर से सुन लीजिए, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 का मामला था, जिसमें 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में अपराधों के समन कंपाउंडिंग का प्रावधान है? ए ऑप्शन धारा 420, बी ऑप्शन धारा 320, सी ऑप्शन धारा 482, डी ऑप्शन धारा 395। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी धारा 320, यानी CRPC की धारा 320 के क्लास 1 और 2 में अपराधों के समन को परिभाषित किया गया है। इसके 2 कैटेगरी हैं, अपराधों के 2 कैटेगरी बताए गए हैं, यहाँ कर लेते हैं। पहला है कि पहले भाग में अपराधों के समन के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये बताया गया है। दूसरे भाग में बताया गया है कि उपबंधित अपराधों के समन के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है। और वो कौन कौन से सेक्शन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कौन कौन से धाराएं हैं जिनमें से अपराधों का समन के लिए न्यायालय की अनुमति नहीं लेने की ज़रूरत है। और जैसे अब कॉन्जिबल ऑफेंस है, वहाँ पे तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है संज्ञेय अपराध में, तो वहाँ पर अब कोर्ट की परमिशन लिए बिना ही पुलिस जो है एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है, तो वो बताया गया है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता CPC किस तिथि से लागू हुई? ये आपको बताना किस तारीख से CPC लागू हुई। ए ऑप्शन 1 जनवरी 1908, बी ऑप्शन 1 जनवरी 1909, सी ऑप्शन 1 अप्रैल 1981 और डी ऑप्शन है 13 अगस्त 1908। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 जनवरी 1909 को CPC सिविल प्रक्रिया संहिता लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को छोड़कर पूरे भारत में लागू, तो कौन सा राज्य है या कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लागू नहीं है, उसको छोड़ करके पूरे देश में लागू है? ए ऑप्शन जम्मू और कश्मीर राज्य, बी ऑप्शन नागालैंड राज्य और न्यायाधिकरण क्षेत्र दोनों में, डी ऑप्शन ना तो ए में ना तो बी में और डी ऑप्शन ए कामा बी दोनों में, सी ऑप्शन ना तो ए में ना तो बी में और डी ऑप्शन ए बी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड और न्यायाधिकरण क्षेत्र दोनों में CPC नहीं लागू है, बाकी हर जगह लागू है। ये इन दोनों को छोड़कर जो न्यायाधिकरण है, विशेष ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। नागालैंड राज्य में CPC नहीं लागू है। नेक्स्ट राज्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अपराध समनीय नहीं है? सॉरी, IPC की धारा 337, IPC की धारा 324, IPC की धारा 312, IPC की धारा 420। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 324 जो है समनीय नहीं है। आप देख लेते हैं, जो अपराध है 2 कैटेगरी के में रखा गया है। पहले जो समनीय है यानी न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी है, उनमें से धाराएं हैं
298, 323, 323 और 324, 335, 441, 442, 443 और 344, 346, 352, 355, 358, 379, 403, 407, 411, 414, 417, 419, 421, 422, 424, 426, 428 से लेकर 430 तक और 447, 448, 451, 482 और 483, 486, 491, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 506, 508 इनमें न्यायालय की अनुमति लेना ज़रूरी है। अब जिनमें जो है न्यायालय की अनुमति लेना नहीं ज़रूरी है उसको देख लीजिए। उसमें 312 धारा 312, 325, और 338, 357, 381, 406, 408, 418, 420, 494, 500, 509। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कौन से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है? ए ऑप्शन है जमानती, बी ऑप्शन असंज्ञेय, सी ऑप्शन समन योग और डी ऑप्शन है असम्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी समन योग, क्योंकि ये सीआरपीसी की धारा 320 में समन के जो समन मामले हैं उनके बारे में बताया गया है। उसमें से दो बातें हैं, एक जमानती अपराध है और दूसरे होते हैं अजमानती, जमानती और अजमानती। उसी में से आगे कैटेगरी है, एक संज्ञेय अपराध होते हैं, एक असंज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध जिनमें से सज़ा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से अधिक है और असंज्ञेय अपराध जिनमें से सज़ा का प्रावधान जो है 7 साल से कम है या 2 साल। तो ये इसको अब संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध कहाँ पर बताया गया है? तो अनुसूची 1 में बताया गया है, अनुसूची 1 में बताया गया है और धारा 320 के क्लास 9 में भी यह बताया गया है कि कौन से अपराध समन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अदालत किसी व्यक्ति को लिखावट की तुलना के लिए कोई शब्द या अंक लिखने का निर्देश दे सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन और ऊपर कर लेते हैं, फिर से देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अदालत किसी व्यक्ति को लिखावट की तुलना के लिए कोई शब्द या अंक लिखने का निर्देश दे सकती है? तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब आंसर की बारी है, आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शन धारा 91, बी ऑप्शन धारा 311, सी ऑप्शन धारा 73 और डी ऑप्शन धारा 54। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 73 में बताया गया है कि न्यायालय वेरीफाई करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश निर्देश दे सकती है कि आप अपनी राइटिंग का जो है वेरीफाई कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग मध्यस्थता समझौता से संबंधित है? ए ऑप्शन धारा 5, बी ऑप्शन धारा 6, सी ऑप्शन है धारा 7 और डी ऑप्शन है धारा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है? ए ऑप्शन मोहिनी जैन का मामला, बी ऑप्शन डेनियल लतीफ़ का मामला, सी ऑप्शन है सरला मुदगल का मामला, डी ऑप्शन है सीमा बनाम अश्विनी कुमार का मामला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले में ये बात बताई गई है। तो ये हो गए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके से और सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनको भी आप देख लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार।